पिछले एपिसोड में जहाँ तक की कहानी हमने देखी थी, अब उसके 10 साल की बाद की कहानी दिखाई जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है रूबी आइडल बनने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरती है, जिसमें वो पास भी हो जाती है एंड वो फेज 2 में इंटरव्यू भी देती है, जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। फिर हमको रूबी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने क्लासमेट को बता रही होती है कि लास्ट टाइम उसने एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की थी, इसलिए उसको 2 साल वेट करना पड़ा एंड अब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, वो इस ऑडिशन को पार कर लेगी। इस लड़की का नाम है रूबी होशिनो। 2 ऐसे सीक्रेट जो ये किसी को भी नहीं बता सकती। पहला ये कि ये फेमस आइडल आई की लड़की है, जिसको आज से 10 साल पहले उसी के एक फैन ने उसको मार दिया था, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा। दूसरा ये कि रूबी के पास उसके पिछले जन्म की यादें हैं। पिछले जन्म में रूबी जन्म से ही बीमार रहती थी और उसने पूरी जिंदगी का बहुत सारा समय सिर्फ हॉस्पिटल में रह के बिताया था। Being an idol otaku was the only source of her happiness। वो आई ऑफ द बिकोमाची आइडल ग्रुप की बहुत बड़ी फैन थी। मरते समय भी उसके मन में आई के गाने गूंज रहे थे। मरने के बाद उसकी जब आंखें खुलती है तो वो अगले ही पल आई की बेटी के रूप में पैदा हुई। रूबी अपने घर में होती है और कहती है, एक दिन मैं अपनी मॉम की तरह एक आइडल बनूंगी। एक्वा उससे कहता है, अपने सपनों के बारे में बात करना ठीक है, पर हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम आने ही वाले हैं। वो एक्वा से कहती है कि मैं एक आइडल बनने वाली हूँ। हाई स्कूल के परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट सिर्फ इंटरव्यू पर फोकस करते हैं। अगर मैं एक आइडल बन गई तो मेरे को एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक्वा रूबी को आइडल होने के भ्रम पालने की बजाय पढ़ने पे ध्यान देने को बोलता है। वो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को कहता है आइडल के बारे में, जैसे कि उनकी सैलरी कम होती है, 30 साल से पहले रिटायर हो जाना और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मॉनिटर की जाती है मीडिया एंड फैंस के द्वारा। इस इंडस्ट्री में कम ही चांसेस होते हैं सरवाइव करने के। रूबी कहती है, जिंदगी का यही तो मतलब है, जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज के नेगेटिव साइड देखें तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में कुछ करने योग्य नहीं होते, जैसे पिछले जन्म में रूबी उसकी बीमारी के चलते कुछ कर ही नहीं सकी, पर अब जब रूबी के पास मौका है तो वो क्यों ना करे। एक्वा रूबी से आर्गुमेंट नहीं करना चाहता और वो डायरेक्टर की घर की ओर निकल जाता है। रूबी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बताया जाता है कि आई के मरने के बाद एक्वा बहुत बदल गया। उदास सा चेहरा रहता है उसका हमेशा, और जब से वो डायरेक्टर का अप्रेंटिस बना है ऐसा लगता है कि वो छुपके छुपके अकेले अकेले कुछ कर रहा है। इचिगो का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया आई के मरने के बाद। उसके बाद उसकी एजेंसी मियाको संभाल रही है। आई के बिना बिकोमाची का आइडल ग्रुप भी ठप पड़ जाता है 2 साल में ही। स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन जो है अब वो लोगों को आइडल नहीं बनाते, अब उनका इंटरनेट पर्सनैलिटी वाला काम है। फिर रूबी को एक फोन कॉल आता है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो उसने ऑडिशन दिया था आइडल बनने के लिए वो उसमें नाकाम रही। फिर बाद में हमको पता चलता है कि वो फोन कॉल एक्वा ने डायरेक्टर के फोन से किया होता है रूबी को, कि वो ऑडिशन में पास नहीं हो पाई, और रूबी के फोन से उसने पहले ही एजेंसी को मैसेज कर दिया था कि रूबी विड्रॉ कर रही है, वो अपना नाम वापस लेना चाहती है आइडल वाले ऑडिशन से। डायरेक्टर कहता है रूबी के पास सच में टैलेंट है आइडल बनने का, वो ब्यूटीफुल भी दिखती है, पर एक्वा नहीं चाहता जो आई के साथ हुआ वो रूबी के साथ भी होए। फिर रूबी को स्काउटेड किया जाता है एक अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप के द्वारा। आई भी स्काउटेड के बाद ही आइडल बनी थी। रूबी को लगता है कि उसकी किस्मत में भी इसी तरह आइडल बनना लिखा है। एक्वा सोच रहा होता है कि वो किसी न किसी तरह से रूबी को रोक के ही रहेगा आइडल बनने से। मियाको कहती है, तुम फिर से शुरू हो गए, आई के साथ जो हुआ इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी ताकि रूबी के साथ भी वही ना हो, पर एक माँ होने के तौर पर मैं उसको उसके सपनों से दूर नहीं रख सकती। वो दिन पे दिन आई की तरह दिखने लगी है, उसके पास क्वालिटीज हैं आइडल बनने के। एक्वा स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन कंपनी के कार्ड में से एक ले लेता है और बाद में खुद को एक टैलेंट एजेंट के रूप में पेश करता है। लाला नामक एक अंडरग्राउंड आइडल की खोज करता है ताकि वह जान सके कि वे किसके खिलाफ है। जो अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप है उसके बारे में जानकारी जान सके, उससे उसको पता लग जाएगा वो अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप कैसा है जिसमें रूबी को स्काउटेड किया गया है। जब एक्वा उस लड़की के पास जाता है तो उसको पहले लगता है ये लड़का मेरे पर लाइन वगैरह मारने आया होगा पक्का, पर स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन का कार्ड देखते ही वो काफी सैंटी होने लगती है एक्वा के साथ। स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन कंपनी में मियाको के कमरे में एक्वा लाला के प्रेजेंट आइडल कंपनी के साथ उसकी शर्तें और अनुबंध के संबंध में कई क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि उसको कितने पैसे मिलते हैं वगैरह वगैरह।
वो बताती है कि उसको कॉन्सर्ट करने का एक गारंटीड मिनिमम पेमेंट मिलती है और पोस्ट कॉन्सर्ट जहाँ फैंस फोटो वगैरह लेते हैं उसके साथ, उसमें उसको कमीशन मिलता है कि वो कितने फोटोज लेती है फैन के साथ। ट्रांसपोर्टेशन, मेकअप एंड कपड़े वगैरह का खर्चा हटा के उसको महीने का 10,000 येन भी नहीं मिलता। एंड वो जिस आइडल ग्रुप के लिए काम कर रही है उनके साथ काम करके वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनका मैनेजर उनकी सिंगर के साथ ही रिलेशनशिप में है एंड इसलिए वो सिर्फ उसी को प्रमोट करता रहता है। और जो जेन्युइन लोग होते हैं वो दिल से काम करते हैं, पूरा दिल लगा के, उनको उतना अटेंशन ही नहीं मिलता स्टाफ के द्वारा। लाला कई डार्क फैक्ट्स बता देती है इधर। कुछ आइडल वगैरह है ना, वो काम तो छोड़ने के लिए तैयार हो गई हैं एंड वो अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप नए लोगों को पागल की तरह भर्ती करना चाहता है अपने ग्रुप में। लाला ने जो बताया वैसा अक्सर होता है कि मैनेजर एक आइडल के साथ रिलेशनशिप में आ जाए और इसी बारे में रूमर्स भी फैल रही हैं, पर जरूरी नहीं कि जो उसने बोला वो सब कुछ सच ही होगा। कभी कभी मेंबर्स के बीच में जो अनबन होती है, उनके बीच में जो जेलसी होती है, उसकी वजह से ये लोग ऐसा भी बोल देते हैं। खैर क्या सच है क्या झूठ है, एक्वा ऐसे अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप में रूबी को ज्वाइन नहीं करने देगा। वो एक डिटेक्टिव को हायर करने को तैयार है जो ऐसे अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप के बारे में जानकारी ऑनलाइन पोस्ट करेगा, जिससे उनकी सारी करतूतें सभी को पता चलेंगी। एक्वा कहता है कि उस लड़की का क्या ख्याल है, उसको हायर करना है क्या नहीं। मियाको कहती है कि अब हम आइडल लोगों को मैनेज नहीं करते, और अगर करते भी तो मैं ऐसे किसी लड़की को नहीं लेती जो अपने टीममेट के बारे में ही बुरी बुरी बातें करे। रूबी के अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप में ऑडिशन के दिन मियाको पूछती है कि क्या रूबी सच में ये करना चाहती है। जिस लाइन में वो जाने की सोच रही है वो बहुत हार्श प्लेस है, बहुत बेकार जगह है। बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, आगे वो एज अ आइडल सक्सेस नहीं हुई तो उसकी प्राइवेट लाइफ की ऐसी तैसी हो जाएगी। प्लस जो स्टोकर्स हैं उनका सबसे बड़ा खतरा है, जैसे कि आई के साथ हुआ था, और अब तो उन स्टोकर्स की मात्रा और ज्यादा बढ़ गई है। रूबी मियाको द्वारा दी गई किसी भी मनाही के प्रति दृढ़ है, पूरी तरह से डिटरमाइन है और अपने फैसले पे टिकी रहती है। वो कहती है एक्वा ने मेरे को पहले इन सब के बारे में बता दिया था। एक्वा कहता है तुम सच में ये करना चाहती हो, पूरी तरह से श्योर हो। रूबी कहती है हाँ जी। रूबी एक आइडल बनना चाहती है एक ही तरह ही, उसका गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए मियाको रूबी को एक ऑफर देती है कि वो उनके आइडल ग्रुप को ज्वाइन करे। स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन अब एक न्यू आइडल ग्रुप बनाने जा रहा है। उसके बाद वो रूबी से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके वो सिग्नेचर एंड मोहर लगवा लेती है। मियाको एक्वा से कहती है कि गुस्सा मत होना, पर ये नेसेसरी प्रोसीजर है एक परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में एंटर करने के लिए। एक्वा कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं इसके खिलाफ हूँ। एक्वा डायरेक्टर के घर जाता है, उधर डायरेक्टर उसको फिल्म की एडिटिंग का काम करने को देता है। एक्वा अभी मिडिल स्कूल में है तो वो ऑफिशियल वर्क नहीं कर सकता, इसलिए वो डायरेक्टर का अप्रेंटिस बन रखा है, जिससे डायरेक्टर उसको फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन में असिस्ट करने देता है। डायरेक्टर कहता है तुम्हारे इतने रोकने के बावजूद भी रूबी एक आइडल बनने जा रही है। एक्वा कहता है एक बेकार सी अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप के साथ काम करने से तो अच्छा ही है, घर वाले ही उस एजेंसी को चलाएंगे जिसमें रूबी आइडल है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि दोनों भाई बहन एंटरटेनर्स बनेंगे। एक्वा कहता है मैं एक्टर नहीं बनूंगा, सिर्फ रूबी आइडल बन रही है, मैं तो बिहाइंड द सीन काम करूंगा। इसलिए वो सिर्फ जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई करेगा हाई स्कूल में एंड रूबी परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में अप्लाई करेगी। डायरेक्टर कहता है कि जब एक्वास के पास अप्रेंटिस बनने के लिए आया था तब उसको देख डायरेक्टर को लगा था कि इस पे पक्का एक्टिंग सूट करती है। एक्टर होना तो सिर्फ एक जरिया है आई के कातिल को ढूंढने का। एक्टर होने से उसके पास डायरेक्ट कांटेक्ट होंगे सभी एंटरटेनर के, आइडल के, एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, स्क्रिप्ट राइटर के, जितने भी स्टाफ मेंबर होते हैं सबके, क्योंकि जिसने आई को मारा था वो भी इसी लाइन में है, इसलिए एक्वा ये सब कर रहा है। एक्वा उस आदमी का पता लगा लेगा एक हेयर डीएनए टेस्ट से, और अगर बिहाइंड द सीन रहकर भी एक्वा ये सब काम कर सकेगा तो वो इसी चीज को ज्यादा प्रिफेयर करेगा रेदर देन एक फुल टाइम एक्टर बनने के। एक्वा डायरेक्टर से कहता है कि मैंने अभी तक जितने भी छोटे छोटे रोल किए हैं तुम्हारी मूवी में, उनसे मेरे को एक बात पता चली है कि मेरे अंदर एक्टिंग का बिल्कुल भी हुनर नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं एक्टर बनने के लिए, पर वो ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरे अंदर आई जैसा कुछ स्पेशल नहीं है, तो अपनी औकात के बाहर सपना देखना बेकार है। डायरेक्टर कहता है तुम जैसे बच्चे सपना ही नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। इस हिसाब से तो हम जैसे बड़े लोगों के लिए कोई हॉबी नहीं है सपने देखने की।
एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की एज भी काफी जल्दी होती है गिव अप करने की उस काम से जो तुम करना चाहते हो। हर किसी को सपना देखने का अधिकार है। वो एक्वा का एक एडवाइस देता है कि जब तक तुम एक टिकट नहीं खरीदोगे तुम जीतोगे कैसे। तभी डायरेक्टर की मॉम बीच में आके डिस्टर्ब कर देती है। वो खाना खाने के लिए पूछती है एंड देन डायरेक्टर जब दोबारा से बोलना शुरू करता है उसकी मॉम फिर से आ जाती है कूड़ा उठाने के लिए। एक्वा सोचता है जो बंदा मिडिल एज का है वो अभी भी बच्चों वाले रूम में रहता है वो मेरे को एडवाइस दे रहा है। एक्वा कहता है कि पहले मेरे को लगता था कि मेरे अंदर आई जैसा टैलेंट है पर डायरेक्टर कहता है क्या आई 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 लगा रखा है, बस भी करो अब। हाँ मैंने माना कि आई बहुत अमेजिंग थी, बहुत स्पेशल टैलेंट था उसमें और ना ही तुम कभी उसकी तरह बन पाओगे। पर एक बात मत भूलो कि वो भी तुम्हारी तरह कभी नहीं बन पाती। तुम्हारे अंदर जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है वो आई में नहीं थी। सिर्फ इसलिए शर्माओ मत क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दो कमी है। ये सब बात जब करना जब तुम सब कुछ ट्राई कर लो और काम ना बने। अभी तुम्हारी एज काफी छोटी है एक एवरेज एडल्ट एक्टर की तरह एक्टिंग करने का। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि तुम एक एक्टर बनोगे। एक्वा वो पल याद करने लगता है जब आई ने उससे कहा था मरने से पहले कि रूबी एक आइडल बनेगी और एक्वा एक एक्टर बनेगा। एक्वा कुछ कहने वाला होता है डायरेक्टर से, तभी डायरेक्टर की मॉम आके डिस्टर्ब कर देती है। एक्वा डियर तुम भी डिनर ज्वाइन करोगे ना। योटो हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जिसमें मिडिल एंड हाई स्कूल दोनों कंबाइन है एंड जापान में सिर्फ कुछ ही स्कूल हैं जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट है और कोई भी इस स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट के पास एफिलिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए एक टैलेंट एजेंसी के साथ। रूबी परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करती है एंड एक्वा जनरल एजुकेशन के लिए। रूबी जब एक्वा से पूछती है तो कैसा रहा, एक्वा सार्केस्टिक वे में कहता है होगा क्या, मैं अगर रिजेक्ट हुआ तो उसका रीजन सिर्फ मेरा नाम होगा। रूबी कहती है हाँ तुम्हारा पूरा नाम है एक्वा मरीन होशिनो, इसलिए लोग शॉर्ट में तुम्हें एक्वा कहते हैं। एक्वा का नाम सुनते ही जो बगल में से एक लड़की गुजर रही थी वो एक्वा को कहती है ओ तो तुम एक्वा होशिनो हो, तो हम आखिरकार मिल ही गए। आई एम काना आरिमा। तो ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। तो गाइज अपना फीडबैक दीजिए कमेंट में कि ये सीरीज कैसी लग रही है। हमने इसके 2 एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब सिर्फ 9 एपिसोड बचे हैं। साथ ही साथ हमारा ब्लैक क्लोवर चलता ही रहेगा जब तक कि हम उसको पूरा एक्सप्लेन ना कर दें। तो खैर अभी मैं हाइएटस पे चल रहा हूँ, 2 महीने बाद मिलेंगे। जय हिंद।